नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ताश के खेल में एक मशहूर कहावत है, आप हाथ में आए पत्तों से मैच नहीं जीतते, बल्कि इस बात से जीतते हैं कि सामने वाला आपके पत्तों को क्या समझ रहा है। इसे पोकर की भाषा में कहते हैं ब्लफ, यानी अपनी कमजोरी को ताकत दिखाकर सामने वाले को डरा देना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के पास इक्के दुक्के पत्ते ही बचे हों और उसका ब्लफ दुनिया के सामने पकड़ा जाए। आज वॉशिंगटन और ईरान भी दुनिया के सामने यही ब्लफ खेल रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन खोखले हो चुके गोदाम गवाही दे रहे हैं कि इस बार सुपर पावर का दांव उल्टा पड़ चुका है। ताश की बाजी पलट चुकी है। आज कचहरी में हम वैश्विक कूटनीति के उस कटघरे की बात कर रहे हैं जहां दुनिया की सबसे आधुनिक और अजेय मानी जाने वाली सेना यानी अमेरिका खुद एक बहुत ही बारीक और गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रैप में खड़ी दिखाई दे रही है। अक्सर हमें लगता है कि महाशक्तियां कभी खाली नहीं हो सकती, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स गवाही कुछ और दे रही हैं। पश्चिम एशिया की इस बिसात पर ईरान को घेरने की जिद में वॉशिंगटन का अपना रक्षा तंत्र अब एक अभूतपूर्व लॉजिस्टिक संकट से गुजर रहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर छिड़ी इस जंग ने अमेरिका से बहुत कुछ छीना, लेकिन हासिल क्या हुआ? ना जीत मिली और ना ही ईरान ने परमाणु प्रोग्राम की जिद छोड़ी। लेकिन ट्रंप कहते हैं हमने सब खत्म कर दिया, परमाणु तो हम हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन फिर खुद ही दुनिया के सामने विरोधाभासी बयान भी ट्रंप देते हैं। हम ईरान का परमाणु हासिल कर लेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं चाहते। शायद हासिल करने के बाद हम इसे नष्ट कर देंगे, लेकिन हम उन्हें इसे लेने नहीं देंगे। आइए आज बहुत ही संजीदगी और गहरे विश्लेषण के साथ समझते हैं कि ताकत का ये भ्रम कैसे टूट रहा है और क्यों अमेरिका अब एक नया युद्ध अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दरअसल जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति या सुपर पावर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जिसके पास असीमित हथियार है, अटूट ताकत है और जो कभी खत्म न होने वाले संसाधनों का मालिक है। लेकिन सैन्य इतिहास हमें एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाता है। युद्ध केवल इस बात से नहीं जीता जाता कि आपके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कितनी देर तक उस जंग को झेल सकता है। हाल ही में द वॉशिंगटन पोस्ट और CNN की जो कूटनीतिक और सैन्य रिपोर्ट सामने आई, वो इसी बुनियादी सच की तरफ इशारा करती हैं। अगर हम इस पूरे संघर्ष को भावनाओं से अलग हटकर शुद्ध सैन्य आंकड़ों के चश्मे से देखें तो एक चिंताजनक एसिमेट्री हमारे सामने आती है। इजराइल की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD के करीब 200 इंटरसेप्टर्स दाग दिए। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में तैनात अपने नौसैनिक बेड़ों से 100 से ज्यादा कीमती SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की अपनी मिसाइल इन्वेंट्री या मिसाइल भंडार घटकर आधा रह गया। ताकत का गुमान जब मैदान जंग में उतरता है तो नतीजे कितने चौंकाने वाले होते हैं, इसकी गवाही खुद अमेरिकी संसद ने दी। अमेरिकी संसद में रखी गई रिपोर्ट बताती है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में सुपर पावर को कोई छोटी मोटी चोट नहीं लगी। पूरे 42 अमेरिकी सैन्य विमान या तो तबाह हो चुके हैं या इस कदर जख्मी हैं कि दोबारा उड़ान ही नहीं भर सकते। इसमें 24 रीपर ड्रोन है, लेकिन सबसे बड़ा झटका है अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और F-15 स्ट्राइक ईगल्स का खाक हो जाना। $29 अरब का ये नुकसान सिर्फ हथियारों का नहीं, ये सुपर पावर के उस दबदबे का नुकसान है जो अब तेहरान की मिसाइलों के आगे बेअसर नजर आ रहा है। तभी तो अब पर्दे के पीछे गुपचुप समझौतों की बिसात बिछ रही है। इस कहानी का दूसरा और ज्यादा गंभीर पहलू ईरान से जुड़ा है। CNN की रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपनी खोई हुई सैन्य क्षमता को अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से रिस्टोर कर रहा है। आज भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स का 2/3 हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान ने उन लॉन्चर्स को भी ढूंढ निकाला है जो पिछले हमलों के दौरान मलबे के नीचे दब गए थे। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन्स का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आज पश्चिम एशिया की इस जटिल बिसात पर ईरान को रणनीतिक रूप से घेरते घेरते अमेरिका खुद एक ऐसे स्ट्रैटेजिक ट्रैप में उलझ गया है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसका डिफेंस बिजनेस मॉडल अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। अमेरिका के स्टोर में 50% मिसाइल्स रह गई हैं, उसे पूरा करने के लिए 5 साल लगेंगे प्रोडक्शन में। उधर ईरान ने अपनी पुराने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया, नए ड्रोन और मिसाइल अब भी इंटैक्ट है। ईरान इज मोर वॉर रेडी देन
अमेरिका। याद कीजिए 1973 का योम किपर युद्ध। उस समय इजराइल के पास अमेरिका के दिए हुए सबसे बेहतरीन और आधुनिक हथियार थे, लेकिन मिस्र और सीरिया ने सोवियत संघ के सामान्य, सस्ते और भारी संख्या में उपलब्ध एंटी टैंक सैगर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल SA-6 का इस्तेमाल करके इजराइल के एडवांस अमेरिकी टैंक्स और जेट्स को कुछ ही दिनों में तबाह कर दिया था। हालात इतने नाजुक हो गए थे कि इजराइल के पास हथियारों का स्टॉक खत्म होने लगा और अमेरिका को अपनी सेना के भंडार खाली करके आपातकालीन एयरलिफ्ट ऑपरेशन निकेल ग्रास चलाना पड़ा। ठीक ऐसा ही सऊदी यमन संघर्ष में भी देखने को मिला। सऊदी अरब ने अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने महज कुछ $1000 के सस्ते असेंबल्ड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दागकर सऊदी के तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। नतीजा क्या हुआ? सऊदी को लाखों डॉलर के एक पैट्रियट इंटरसेप्टर से कुछ $1000 के ड्रोन को गिराना पड़ा। तकनीकी रूप से तो सफलता मिली, लेकिन आर्थिक रूप से ये पूरी तरह से दिवालिया कर देने वाली रणनीति साबित हुई। आज ईरान ठीक इसी वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाली जंग के लिए अमेरिका को उसी के जाल में फंसा रहा है। आइए अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट यानी वैश्विक हथियारों के बाजार को भी समझते हैं, जो अमेरिका की वैश्विक साख और अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा पर गौर करें तो पता चलता है कि दुनिया के कुल हथियारों के निर्यात में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। ये बाजार सालाना $100 अरब से भी बड़ा है। अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए एक बहुत ही खास कूटनीतिक जाल का इस्तेमाल करता रहा है, जिसे हम फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम कहते हैं। इसके तहत अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सिर्फ एक हथियार नहीं बेचता, बल्कि उनके साथ एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लूप यानी निर्भरता का चक्र बनाता है। जब आप अमेरिका से एक F-15 या पैट्रियट सिस्टम खरीदते हैं तो आप केवल एक मशीन नहीं खरीद रहे होते, आप अगले 30 सालों के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट और उसके इंटरसेप्टर्स के लिए पूरी तरह से वॉशिंगटन पर निर्भर हो जाते हैं। यही अमेरिका की सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत रही है। इस मोनोपोलिस्टिक डिफेंस मार्केट के जरिए अमेरिका ने दुनिया भर के देशों की विदेश नीति को कंट्रोल किया है। लेकिन इस मॉडल की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये मॉडल मुनाफे और सीमित उत्पादन पर काम करता है, ना कि मास मैन्युफैक्चरिंग पर। तो असल विरोधाभास क्या है? अमेरिका की पूरी रणनीति इस भ्रम पर टिकी थी कि उसकी तकनीकी श्रेष्ठता किसी भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ईरान ने सीधे टकराव के बजाय अमेरिका को एक लॉजिस्टिक्स ट्रैप में खींच लिया। आज अमेरिका एक नया और ऑल आउट वॉर सिर्फ इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अपनी सुरक्षा और एशिया पैसिफिक में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों को देने के लिए पर्याप्त मिसाइल का कवच नहीं बचा। अगर आज चीन या उत्तर कोरिया कोई नया मोर्चा खोलते हैं तो अमेरिका के पास संसाधनों की भारी कमी होगी। इतिहासकार एडवर्ड गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन पर एक बड़ी गहरी बात की। रोम अपनी सीमाओं पर लगे झटकों से नहीं गिरा, रोम इसलिए गिरा क्योंकि वो अपनी ही विशालता का बोझ और खर्च उठाने में असमर्थ हो गया था। आज अमेरिका भी पश्चिम एशिया के उसी आत्मघाती चक्रव्यूह में खड़ा है जहां हथियार बेचना और युद्ध की आग को हवा देना कभी वॉशिंगटन का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफेदार बिजनेस हुआ करता था। आज उसी युद्ध की लॉजिस्टिक कॉस्ट और खाली होते तरकश ने उसे अपनी सीमाओं का एहसास करा दिया है। ताश की इस टेबल पर अमेरिका अब और बड़ा दांव नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस बार किसी ने उसका कार्ड रीचेक कर लिया तो सुपर पावर का तमगा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो जाएगा। 21वीं सदी की नई कूटनीति ने साफ कर दिया है कि असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं कि आपके पास कितनी संहारक शक्ति है और आप कितना नुकसान कर सकते हैं, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि आप खुद को खाली होने से कैसे बचाते हैं। वैसे ताश के खेल में एक नियम और है जो बड़ा क्रूर होता है। अगर आप मेज पर बैठे सबसे कमजोर खिलाड़ी को नहीं पहचान पा रहे तो यकीन मानिए वो कमजोर खिलाड़ी आप खुद हैं। कूटनीति की बिसात पर अमेरिका को हमेशा लगता रहा कि वो ताश का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है, लेकिन इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वी थ्योरी इस घमंड को मलबे में तब्दील कर देती है, जिसे कहते हैं द कर्स ऑफ अमेरिकन फ्रेंडशिप, यानी अमेरिकी दोस्ती का अभिशाप।
ये एक ऐसा जुआ है जहां अमेरिका जिसके साथ भी हाथ मिलाता है आखिर में बाजी पलट जाती है। दुनिया के नक्शे पर दूर दूर दिखने वाले 3 देश, क्यूबा, अफगानिस्तान और ईरान, यूं तो इनमें कोई मेल नहीं, लेकिन ताश के पत्तों की तरह इनका पास्ट एक ही स्क्रिप्ट से लिखा गया। क्रांति से पहले इन तीनों जगहों पर अमेरिका समर्थित पपेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। इन तीनों ही जगहों पर अमेरिका समर्थित सरकारें थी, लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा तो बाजी पलट गई और अमेरिका के पैर उखड़ गए। ईरान में इस्लामिक शासन आया, अफगानिस्तान में कबीलाई तालिबान हावी हुआ और क्यूबा में कम्युनिज्म आया। आज अमेरिका की हालत देखिए। अफगानिस्तान से उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, ईरान के सामने उसकी मिलिट्री बुरी तरह उलझ चुकी है और अब वो सीज फायर और डील्स का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन इन सब में क्यूबा की कहानी सबसे अनोखी है। क्यूबा महाशक्ति अमेरिका की नाक के नीचे बसा वो छोटा सा मुल्क है जो अमेरिका के सुपर पावर वाले गुरूर में एक चुभता हुआ कांटा बना हुआ है। तो आइए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। साल 1902 में क्यूबा को स्पेन से आजादी तो मिली, लेकिन वो सीधे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चला गया। प्लॉट अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका ने क्यूबा के संविधान में लिखवा दिया कि वो जब चाहे क्यूबा के मामलों में दखल दे सकता है। 1950 का दशक आते आते क्यूबा अमेरिका का प्लेग्राउंड बन चुका था। हवाना के कैसीनो, ड्रग्स और अय्याशी के अड्डों पर अमेरिकी माफिया का राज था और सत्ता में बैठा था अमेरिका का चहेता तानाशाह फुल्हेंसियो बतिस्ता। जनता भूखी थी, मुल्क नीलाम हो रहा था और यहां एंट्री हुई 2 किरदारों की, फिदेल कास्त्रो और एर्नेस्टो चे गुवेरा। 1959 में मुट्ठी भर गुरिल्ला लड़ाकों के साथ इन दोनों ने बतिस्ता का तख्ता पलट कर दिया। अमेरिका हैरान था कि उसकी नाक के नीचे एक कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। अमेरिका ने इसे दबाने के लिए 1961 में बे ऑफ पिग्स हमला करवाया, जो बुरी तरह फेल रहा। 600 से ज्यादा बार फिदेल कास्त्रो पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो बचते रहे। जब दुनिया थम गई, कोल्ड वॉर का एपिसेंटर इसके बाद क्यूबा सीधे सोवियत संघ यूएसएसआर की गोद में जा बैठा और साल 1962 में दुनिया ने देखा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत संघ ने अमेरिका को डराने के लिए क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी। 13 दिन तक पूरी दुनिया की सांसें अटकी रही कि तीसरा विश्व युद्ध अब हुआ तब हुआ। क्यूबा रातों रात पूरे कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक सेंटर बन गया। अमेरिका ने गुस्से में आकर क्यूबा पर ऐसा एम्बार्गो यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाया जिसने इतिहास में किसी भी देश की सबसे लंबी नाकेबंदी की कहानी लिखी। लेकिन इस नाकेबंदी के बावजूद क्यूबा ने दुनिया को हैरान किया। कास्ट्रो ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी केस स्टडी है। क्यूबा का हेल्थ केयर सिस्टम, एक गरीब प्रतिबंधित देश जिसके पास संसाधन नहीं थे, उसने दुनिया को सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स दिए। क्यूबा के डॉक्टर्स मेडिकल डिप्लोमेसी के तहत दुनिया भर में आपदाओं के वक्त मदद के लिए भेजे जाते हैं। वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमेरिका से भी बेहतर है। लेकिन फिर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सोवियत संघ के पतन के बाद क्यूबा का ढलान शुरू हुआ और आज हालात बदतर हो चुके हैं। कम्युनिज्म का वो मॉडल आज पूरी तरह फेल हो चुका है। आज क्यूबा में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, दवाइयां नहीं है, घंटों के पावर कट्स हैं और सबसे डरावनी बात, इस वक्त क्यूबा के पास रिजर्व ऑयल की एक भी बूंद नहीं बची। पूरा देश ब्लैकआउट के मुहाने पर खड़ा है और यही वो वक्त है जब अमेरिका की गिद्ध दृष्टि दोबारा क्यूबा पर पड़ी। ईरान के मोर्चे पर साख गंवाने के बाद अब अमेरिका ने क्यूबा को लेकर नए ख्वाब बुनने शुरू कर दिए हैं। राउल कास्ट्रो पर पुराने केसेस रीओपन करना, कैरिबियन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना, ये साफ इशारा है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की बजाय अपने बैकयार्ड यानी क्यूबा पर फोकस शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि अंदर से खोखला हो चुका क्यूबा इस बार ढह जाएगा, लेकिन वो भूल रहा है क्यूबा का इतिहास अमेरिका के खिलाफ डटे रहने का रहा है। क्या अमेरिका एक और फ्रंट खोलकर खुद को बड़ी मुसीबत में डालने जा रहा है, या फिर क्यूबा का यह संकट दुनिया को एक और नए भीषण कूटनीतिक युद्ध की तरफ ले जाएगा? जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मील दूर बसा एक छोटा सा द्वीप क्यूबा। क्यूबा जो पिछले 60 सालों से अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है।
लेकिन आज बात सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों की नहीं रह गई, बल्कि बारूदी बदले तक पहुंचती दिखने लगी है। अमेरिका ने अचानक अपने एक युद्धपोत को क्यूबा की तरफ तैनात कर दिया। रिपोर्ट्स हैं अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप, खतरनाक लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के साथ कैरिबियन सागर में दाखिल हो चुका है, यानी ठीक क्यूबा की नाक के नीचे। तो क्या अमेरिका क्यूबा को टारगेट करने वाला है? I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region. क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अंदेशा हवाई नहीं है, इसके पीछे हाल ही में हुए बड़े डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका ने अचानक क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो पर आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, वो भी 30 साल पुराने 2 विमानों को मार गिराने के मामले में। दूसरा, अमेरिका ने क्यूबा की ऑयल सप्लाई पूरी तरह ब्लॉक कर दी है। इसकी वजह से जनता बिजली गैस के संकट से जूझ रही है, हालात खराब हैं। और तीसरा संकेत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान कि हम क्यूबा को आजाद कराना चाहते हैं। वहाँ मानव अधिकारों का संकट है और अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because number one, I want to help them. I don't want to, on a humanitarian basis. Other presidents have looked at this for 50, 60 years doing something, and it looks like I'll be the one that does it. So we'd be happy to do it. We want to open it up to Cuban Americans. जानकार कहते हैं कि अमेरिका जब भी किसी देश पर हाथ डालता है तो उसका एक तय पैटर्न होता है। पहले प्रतिबंध लगाओ, फिर सरकार गिराने की कोशिश करो, वहाँ के नेताओं को अपराधी घोषित करो, बातचीत का नाटक करो और फिर लोकतंत्र बचाने के नाम पर सेना भेज दो। हाल की क्रोनोलॉजी समझिए। वेनेजुएला में अमेरिका ने पहले वहां आर्थिक नाकेबंदी की, निकोलस मादुरो की सरकार को अस्थिर किया और इस साल की शुरुआत में मादुरो को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान पर भी अमेरिका ने पहले कड़े प्रतिबंध लगाए, बातचीत की बात की, लेकिन फिर मामला सैन्य टकराव तक पहुंच गया। हालांकि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की साख को बट्टा लगा है। तो क्या अब ईरान में फंसी अपनी साख को बचाने के लिए और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने क्यूबा को नया टारगेट चुना है? क्योंकि क्यूबा में इस वक्त भयंकर आर्थिक संकट है। जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है, महाशक्तियां तभी गिद्ध की तरह झपटती हैं। No oil, they have no money. It's a failing nation, so I just can't tell you that. But we're there to help. We're there to help the families, the people. And again, a lot of those people are related to me in the sense that I've had such a great relationship with Cuban Americans. They supported me at a 94% level. That's a pretty good level. And their relatives are there. So we got to, on a humanitarian basis, we're there to help. Won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. And they've sort of lost control. They've really lost control of Cuba. अमेरिका के ये बयान बीजिंग से लेकर मॉस्को तक नोट हो रहे हैं और जैसे ही क्यूबा में दखलंदाजी की बात इशारों में की गई, बीजिंग की तरफ से भी जवाब आ गया। कहा गया, चीन क्यूबा की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। हम किसी भी बहाने से क्यूबा पर दबाव डालने वाली बाहरी ताकतों का भी विरोध करते हैं। अमेरिका को क्यूबा के खिलाफ प्रतिबंधों और न्यायिक उपायों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और हर मोड़ पर बल प्रयोग की धमकियों का सहारा लेना छोड़ देना चाहिए। चीन क्यूबा की राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में उसका दृढ़ता से समर्थन करता है और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। सवाल यही है कि चीन अचानक इतना सक्रिय क्यों हुआ? असल में पिछले कुछ सालों में चीन और क्यूबा के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। क्यूबा में चीन का निवेश बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सहयोग गहरा हुआ है। कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि चीन क्यूबा में निगरानी सुविधाएं विकसित करना चाहता है, जिससे वो अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सके।
हालांकि चीन और क्यूबा दोनों इन दावों को खारिज करते रहे हैं। इस बीच अमेरिका लोगों को नए क्यूबा का सपना भी दिखाता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका और एक नए क्यूबा के बीच एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। एक ऐसा नया क्यूबा जहां सिर्फ गीजा पार्टी के सदस्य ही नहीं बल्कि आम जनता, आम लोग भी पेट्रोल पंप, करोड़ों की दुकान या रेस्तरां के मालिक हो सकते हैं। एक ऐसा नया क्यूबा जहां आप बैंक खोल सकते हैं या निर्माण कंपनी चला सकते हैं। ऐसा नया क्यूबा जहां आप टेलीविजन स्टेशन या अखबार के मालिक हो सकते हैं। एक ऐसा नया क्यूबा जहां आप जेल जाने या अपने द्वीप को छोड़ने के डर के बिना विफल व्यवस्था की शिकायत कर सकते हैं। और एक ऐसा नया क्यूबा जहां आपके पास अपने देश पर शासन करने वाले व्यक्ति को चुनने और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलने के लिए मतदान करने का वास्तविक अवसर होगा। अमेरिका इस तरह के सपने ईरान को भी दिखा रहा है। इसीलिए शायद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्यूबा का मामला अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बनता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये टकराव नए कोल्ड वॉर जैसा माहौल पैदा कर सकता है और क्यूबा फिर से वैश्विक राजनीति का हॉटस्पॉट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और कचहरी में अब हम बात करेंगे उस बढ़ती सामरिक ताकत की, भारत की, जो 2 ऐसे ब्रह्मास्त्रों की फाइल खोलने जा रहे हैं जिनकी आमद भर से बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मच गई है। पहली फाइल खुली है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसी गुप्त और महाशक्तिशाली डील पर मोहर लगा दी है जो आने वाले दिनों में आसमान से बरसने वाली हर आफत को पलक झपकते ही राख कर देगी। ये डील है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों की। ठीक वैसा ही अचूक और अत्याधुनिक लेजर सिस्टम अब हिंदुस्तान के तरकश में होगा जैसा दुनिया की चुनिंदा महाशक्तियों के पास है। यानी भारत अब बिना शोर किए लेजर वेपन के सबसे एलीट और सीक्रेट क्लब में शामिल होने जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत का दूसरा ब्रह्मास्त्र गरजा है खुद हमारे अपने आसमान में, जहां पूरी तरह स्वदेशी वायु अस्त्र 1 ने ऐसा अचूक निशाना साधा है कि मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी थ्योरी में भारत की धाक जम गई है। दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जितनी भी साजिश रचले, इस स्वदेशी बाहुबली की जैम प्रूफ तकनीक के आगे उसकी हर चाल नाकाम होनी तय है। आखिर कैसा है भारत का यह नया बाहुबली? क्यों दुश्मन के खेमे में इस वक्त सिर्फ खौफ है? और कैसे भारत ग्लोबल आर्म्स मार्केट का एक नया बाजीगर बनने की तरफ बढ़ रहा है? आज आपको इसकी पूरी डिटेल देते हैं। आसमान से आते ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमान अब पारंपरिक मिसाइलों से नहीं बल्कि प्रकाश की रफ्तार से चलने वाली अदृश्य लेजर बीम से भस्म होंगे। नॉर्थ कोरिया की राजधानी सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जैसे ये डील साइन हुई, दुश्मन बेड़े में खलबली मच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सियोल विजिट ने भारत को फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर यानी भविष्य के युद्ध की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। भारतीय रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी L&T और दक्षिण कोरिया की महारथी हनुआ मिलकर अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर गन, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का साझा निर्माण करने जा रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन में ये हमारा साउथ कोरिया जरूर कम है, छोटा है, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है, पोटेंशियल में साउथ कोरिया किसी से कम नहीं है। इस डील की सबसे बड़ी खूबी है तकनीक का ट्रांसफर, यानी ये हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि भारत की धरती पर स्वदेशी तकनीक के साथ इन्हें विकसित किया जाएगा जो पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन झुंड और स्टेल्थ विमानों को हवा में ही पिघला देंगे। भारत की सामरिक शक्ति के तरकश में जैसे ही लेजर बीम की एंट्री हुई, पाकिस्तान में खलबली मच गई। इसकी वजह थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्लामाबाद को कड़ा संदेश। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करे। लेकिन सवाल है कि इस रेस में दुनिया कहां खड़ी है? अब तक लेजर हथियारों की इस बेहद सीक्रेट क्लब में गिने चुने देश ही शामिल हैं। अमेरिका जिसके पास लॉज और हेलियोस जैसे नेवल लेजर सिस्टम है, इजराइल जो अपने आयरन बीम से मिसाइलों को हवा में मार गिराने का सफल ट्रायल कर चुका है,
रूस और चीन जो एंटी सैटेलाइट लेजर तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रिटेन जिसने हाल ही में ड्रैगन फायर लेजर का परीक्षण किया है। अब सवाल है भारत कैसे बाजीगर बनेगा। दरअसल भारत इस रेस में पीछे नहीं है। डीआरडीओ पहले से ही दुर्गा 2 नाम के लेजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत को दक्षिण कोरिया के हल्फा कंपनी के साथ गठबंधन के बाद रिफाइंड लेजर गन और मोबाइल बनाने की वो हीट मिल गई है जो भारत को उस लीग में शामिल कर देगी जहां पे सबसे कम लागत में सबसे घातक हथियार बनाने का बाजीगर बना दे। अभी सियोल की डील की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि भारत ने स्वदेशी मारक क्षमता का एक और ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। भारत ने अपने अत्याधुनिक एयर टू सरफेस और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की अगली कड़ी वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया। यानी भारत मॉडर्न वॉरफेयर के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के बाहुबली यानी वायु अस्त्र 1 के टेस्ट के साथ ही दुश्मन के खेमे में खौफ दौड़ने लगा और जिसके पीछे भारत के वायु अस्त्र की वो ताकत, वो खासियत जिसका जिक्र सुनते ही दुश्मनों का हलक सूखने लगता है। वायु अस्त्र 1 की पहली खूबी इसकी सटीक मारक क्षमता। ये मॉडर्न वॉरफेयर का वो स्मार्ट बम है जो दुश्मनों के बंकर, रन पे और कमांड कंट्रोल सेंटर्स को मीलों दूर से पहचान कर मटियामेट कर सकता है। दूसरी है इसकी जैम प्रूफ तकनीक। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस दौर में दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक या इसके सिग्नल को जैम नहीं कर सकता। तीसरी और अहम खासियत है कम लागत और बड़ा धमाका। वायु अस्त्र 1 पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना है जो विदेशी हथियारों के मुकाबले बेहद किफायती है लेकिन दुगना मारक है। दरअसल पुणे की रक्षा कंपनी NIBE ने स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र 1 का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। यह एक कामिकाजी या सुसाइड ड्रोन है जो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकाने को सटीकता के साथ तबाह कर सकता है। राजस्थान के बर्मा और उत्तराखंड के जोशीमठ में पहले ट्रायल के दौरान वायु अस्त्र 1 ने 100 किलोमीटर के लक्ष्य को सटीकता से निशाना बना दिया। युद्ध का नियम बदल चुका है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर जवानों के शौर्य से नहीं बल्कि कूटनीति की मेज पर और बंद कमरों में बन रही टेक्नोलॉजी से भी जीती जाती है। एक तरफ दक्षिण कोरिया के साथ लेजर हथियारों की यह महाडील है और दूसरी तरफ वायु अस्त्र 1 का यह सफल प्रहार साफ बता रहा है कि भारत अब किसी महाशक्ति के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं है बल्कि खुद दुनिया की सामरिक कूटनीति की धुरी तय करने वाला ग्लोबल लीडर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। चलिए इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।